हेलो स्टूडेंट्स। जैसे पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में बात की थी, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में हमने बात की थी। आज हम जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम देखें तो क्या होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ये है, मेम्ब्रेन की ही बनी हुई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। मेम्ब्रेन इस तरह से अरेंज होती है कि वो क्या बनाती है, ट्यूब जैसी, और वो ट्यूब जो हैं वो शीट्स की फॉर्म में क्या होती है, अरेंज रहती है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो उसी को हम क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जनरली ये स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिलेगी सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहीं से जुड़ी हुई ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। और वो ट्यूब्यूल्स जो हैं, जो ट्यूब्स जो हैं वो कैसे होती हैं, शीट्स की फॉर्म में क्या होती है, अरेंज रहती हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें तो उसको हम मेनली 3 पार्ट्स में हम उसके स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका सिस्टर्नी, सेकेंड पार्ट है उसका वेसिकल, और थर्ड पार्ट है उसका ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वर्ड है, जो टर्म है, ये टर्म सबसे पहले दी थी के.आर. पोटर ने। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म है सबसे पहले किसने दी थी, के.आर. पोटर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बोला इसके 3 पार्ट्स में इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सिस्टर्नी, वेसिकल और थर्ड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये यहाँ से मान लेते हैं ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, और यहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं से क्या होती है, सेल के अंदर यहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस तरह से होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ये, और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में ये मेम्ब्रेन जो है अरेंज रहती है। और ये ट्यूब्यूल्स जो हैं किस तरह से शीट्स की फॉर्म में क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन हमें, ये जो बल्ज पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ इसके साथ में क्या होंगे, कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर होंगी जिनको हम क्या बोलेंगे, वेसिकल्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी इसके साथ में हमें दिखाई देगी जिनको हम क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई पर्टिकुलर इसका डायग्राम नहीं दे रखा है, ओनली इसकी थ्योरी दे रखी है, लेकिन डायग्राम से अगर इसको समझेंगे तो जल्दी हमें समझ में आएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल से है, जिसमें ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन जो है अरेंज रहती है। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं। एक तो है आरईआर, दूसरी है एसीआर। आरईआर का मतलब होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड होती है स्मूथ, एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनका डिफरेंस देखें तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर क्या होते हैं, स्मॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाएगी।
जिसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को राइबोसोम्स। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर ये डॉट पाए जा रहे हैं, जहाँ राइबोसोम पाए जा रहे हैं, राइबोसोम मिलने की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पोर्शन कैसा हो गया है, रफ हो गया है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ गया समझ में ये चीज़। सेकंड जो मैं बात कर रहा हूँ ACR की, वो कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ राइबोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। ठीक है, अब ट्यूब्यूल्स के, अच्छा एक चीज़ और हमें याद रखनी है, ट्यूब्यूल्स के बीच में जो हमें खाली जगह मिलेगी, ठीक है, जो ब्लैंक ट्यूब की अगर बात करते हैं, ट्यूब के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है, तो वहाँ उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, ये बार ये वर्ड आता है ल्यूमन। तो ट्यूब्यूल्स के बीच में जो खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलेंगे। तो यहाँ हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात की। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले हमने बोला कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। अगर RER का मैं फंक्शन बताऊं, RER के ऊपर कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर RER का फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER का फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस का, इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। सेकंड हम बात करें ACR। ACR का जो फंक्शन होता है वो फैट और लिपिड्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, मतलब सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, लिपिड सिंथेसिस का काम हो गया किसका, ACR का। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करती है, एक सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म को ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है, जिससे सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह हो सके। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है सेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो अपना क्या कर रहे हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ने का, जैसे प्रोटीन बनाने का या फिर लिपिड बनाने का, या फिर कुछ भी जो प्रोसेस हो रही है सेल के अंदर, कोई भी बायोकेमिकल जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, इस एक्टिविटी के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, मतलब सरफेस एरिया क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा अगर हम लीवर सेल की बात, लीवर के अंदर बात करें तो लीवर सेल के अंदर ACR जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी के अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जो होते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को क्या करते हैं, ये क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, मतलब उनके जो पॉइजन या उनका जो टॉक्सिक है उसको क्या करती है, फिनिश कर देती है, मतलब उसके टॉक्सिक को क्या कर देती है, अनअफेक्टेड कर देती है। कौन कर देती है, ACR। तो ये कुछ मेन फंक्शन थे RER और ACR के, जो हमें इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखने हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ACR और RER के फंक्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो ईजी सा है कि RER पे राइबोसोम प्रेजेंट है और ACR पे राइबोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये RER के क्या थे, वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने बात की, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर और उसकी हमने क्या, किसकी बात की, फंक्शन की हमने बात की। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो RER और ACR इसके 2 टाइप होते हैं। RER का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का है। ACR का काम क्या है, लिपिड सिंथेसिस का है। ठीक है, और इन लिपिड और प्रोटीन को क्या करती है, वेसिकल की फॉर्म में ये क्या करती है, इन मॉलिक्यूल्स को बना के, इन लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करके ये इसको आगे कहाँ ट्रांसफर करती है, ये करती है नेक्स्ट ऑर्गेनल के पास, किसके पास, गोल्जी अपरेटस के पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, या इसको गोल्जी बॉडी भी हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसमें जो मेम्ब्रेन्स हैं वो पैरेलल एक दूसरे पे फ्लैटेंड फॉर्म में क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। ठीक है,
इस तरह से क्या होता है, गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फ्लैटेंड फॉर्म में और पैरेलल एक दूसरे के क्या होती है, शीट्स की फॉर्म में अरेंज रहती है। ठीक है, उसमें थोड़ा डिफरेंस, उससे थोड़ा डिफरेंट इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि वहाँ पर फ्लैटेंड मतलब पैरेलल शीट्स की फॉर्म में ये अरेंज नहीं होती है, लेकिन ये क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे के पैरेलल में दिखेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर भी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, इसके अंदर भी वही ये वाला जो बल्ज पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्न ही बोलेंगे। कई जगह सिस्टर्न्स दिया होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होती हैं, वेसिकल्स होती हैं। और इसमें इसके साथ भी क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे गोल्जी एपैरेटस का जो फेस है इसको हमने क्या किया है, दो फेस में डिवाइड किया है। ये वाला फेस को तो हम बोलेंगे ट्रांसफेस जो कॉनकेव फॉर्म में, और इस वाले फेस को बोलेंगे अपन सिस फेस। ठीक है, अब ये फेस का मतलब क्या है, मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन और लिपिड वगैरह का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, उसका सिंथेसिस करती है। अब क्या होता है, वो प्रोटीन और लिपिड जो हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, गोल्जी एपैरेटस के पास। ठीक है, वो प्रोटीन और लिपिड जो हैं इन वेसिकल की फॉर्म में कहाँ एंटर करते हैं, इन वेसिकल के अंदर वो प्रोटीन और क्या है, लिपिड है, और वो फिर कहाँ एंटर करेंगे, गोल्जी एपैरेटस के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि ये क्या करती है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, उनको वेसिकल में पैक करती है, और पैक करने के बाद उनको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ भी उन सब्सटेंस की वो जो इसने जो नए सब्सटेंस बनाए, नए कॉम्प्लेक्स बनाए, उनको क्या करता है, वो उस जगह ट्रांसफ़र करता है जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ग्लूकोज बनाया और क्या बनाया, लिपिड बनाया। ठीक है, क्या बनाया, ग्लूकोज और लिपिड। ग्लूकोज और लिपिड जो है इस वेसिकल के अंदर क्या है, ग्लूकोज और लिपिड है, तो ये वेसिकल कहाँ एंटर करती है, इसके अंदर। तो यहाँ क्या होगा, ग्लूकोज प्लस लिपिड को जोड़कर ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये क्या बना देगा, ये बना देगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो इसको क्या मिला, रॉ मटेरियल क्या मिला, ग्लूकोज और लिपिड मिला, इसने जोड़कर क्या बना दिया, ग्लाइकोलिपिड। या इसको क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन मिलता है, तो इसने जोड़कर क्या बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। और हमें पता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों कहाँ यूज आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की को बनाने में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, काम आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ग्लूकोज प्रोटीन गया, इसने इसको ग्लूकोज प्रोटीन को क्या कर दिया, न्यू सब्सटेंस में चेंज कर दिया, ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो पैक होकर एक वेसिकल की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसफर वेसिकल बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोलेंगे। इसके बाद ये वेसिकल कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी, कहाँ ज़रूरत है इसकी, सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, कहाँ ज़रूरत है इसकी, सेल मेम्ब्रेन पर, तो वहाँ पर इसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। सिस फेस जहाँ से रॉ मटेरियल या न्यू सब्सटेंस जो है जिनको चेंज होना है, जिनसे एक न्यू सब्सटेंस बनना है, वो कहाँ से एंटर करेंगे, सिस फेस से। और जो नए सब्सटेंस बन गए वो कहाँ से एंटर करेंगे, वो कहाँ से एग्जिट होंगे, ट्रांसफेस से। इसके अलावा गोल्जी एपैरेटस के अंदर कई ऐसी वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है किसको, गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी जो है उन एंजाइम्स को, उन डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है, वेसिकल की फॉर्म में क्या करता है, कवर करता है, और लार्ज वेसिकल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाता है। तो इन स्ट्रक्चर को जहाँ पर वेसिकल के अंदर क्या भरा हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। मतलब लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर। इसके अलावा वेरियस एंजाइम्स, वेरियस हार्मोन, इन सब का फॉर्मेशन भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करें इसके फंक्शन की, तो इसका फंक्शन क्या क्या हो गया, गोल्जी बॉडी जो है वो क्या करता है, ये मेन ऑर्गन है जो क्या करता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, पैकेजिंग
ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा गोल्जी अपरेटस जो है वो लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन इसके थ्रू ही होता है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो लाइसोसोम जो है कई जगह पर लाइसोसोम जो है मॉडिफाई होकर क्या करता है, न्यू स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम स्पर्म की बात करें जो कि मेल गैमेट होता है, स्पर्म के हेड पर केप लाइक स्ट्रक्चर बनाता ही है। ठीक है, स्पर्म भी क्या है, एक सेल है, तो उस सेल का लाइसोसोम, उस सेल का जो गोल्जी बॉडी है वो कौन सी सेल, स्पर्म सेल के हेड के ऊपर क्या बनाता है, केप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। वो जो केप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्रोसोम। मतलब एक्रोसोम फॉर्मेशन जो है किसके थ्रू होता है, लाइसोसोम के थ्रू, सॉरी गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन है लाइसोसोम के, सॉरी गोल्जी बॉडी के बहुत सारे क्या है फंक्शन होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी जो है उसके क्या क्या फंक्शन है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसोसोम की। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो डिस्कवर किया था वो किया था कैमिलो गोल्जी, याद रखना है भाई, किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहाँ से आए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आए। उस एंजाइम्स को वेसिकल की फॉर्म में कन्वर्ट किसने किया, गोल्जी बॉडी ने। ठीक है, अब लाइसोसोम का हम फंक्शन देखते हैं। लाइसोसोम के अंदर मैं बोल रहा हूँ क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, 50 तरह के इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको कंबाइनली हम बोल सकते हैं एसिड हाइड्रोलेज इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो सिंपल सी इसका काम क्या होगा, डाइजेस्ट करना ही का होगा। लेकिन बात ये आती है कि डाइजेस्ट क्या करेगा, लाइसोसोम जो है डाइजेस्ट क्या करेगा, वो हम बात करते हैं। देखो क्या होता है, सेल के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट से मतलब जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई वायरस या बैक्टीरिया या कुछ भी अगर सेल के अंदर चला जाता है, एंटर कर जाता है, तो उन फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का, किल करने का काम किसका है, लाइसोसोम का है। सेकंड, अगर हमें पता है कि सेल ऑर्गेनिल्स जो हैं उनकी खुद की क्या होती है, एक लाइफ होती है कि धीरे धीरे वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो डेड ऑर्गेनिल्स हैं सेल के अंदर, जो डेड ऑर्गेनिल्स हैं उनको भी डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। तो इस तरह से सेल के अंदर की साफ सफाई करने का काम जो है वो किसका है, लाइसोसोम का। इसलिए इसको डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल का डिस्पोजल सिस्टम जो है वो कौन है, लाइसोसोम है। ये समझ में आया क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सेल के अंदर प्रेजेंट फॉरेन पार्टिकल जो हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं उनको डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा जो डेड सेल ऑर्गेनिल्स हैं उनको भी क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ये लाइसोसोम जो है वो क्या करता है कि जैसे सेल की कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है या सेल का मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हो जाता है, या जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टार्वेशन वाली कंडीशन होता है, भूखा रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेल का मेटाबॉलिज्म थोड़ा क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से सेल क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होने की वजह से लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जो है वो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है। अब लाइसोसोम फट गया तो क्या होएगा, उसके अंदर का जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारे कहाँ आएंगे, बाहर। और डाइजेस्टिव एंजाइम अगर सेल के बाहर आ गए तो वो एंजाइम क्या करेंगे, सेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं उन सबको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, और सेल क्या हो जाएगी, डेड। इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो है ये कभी कभी क्या करता है, ब्रस्ट होकर अपने एंजाइम के थ्रू ये क्या करता है, सेल के ऑर्गेनिल्स को या सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये थी लाइसोसोम की बात, जिसको हम डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों किस लिए इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो मैंने बता ही दिया। डिस्पोजल सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल के अंदर साफ सफाई करने का काम, वेस्ट प्रोडक्ट हो या फॉरेन पार्टिकल हो, जैसे कोई भी जम्स वगैरह हो या बैक्टीरिया वगैरह है, उनको किल करने का काम। दूसरा, सेल के अंदर प्रेजेंट डेड ऑर्गेनिल्स को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, लाइसोसोम का है। ठीक है, तो सिंपल सा लाइसोसोम का ये फंक्शन था, जो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्लास्टिड की। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा वैक्यूल। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और हैं जिनके बारे में बताऊंगा। ठीक है,
तो डायग्राम पे प्रैक्टिस करते रहिए और जो लेक्चर आ रहे हैं उनको देखते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।